हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, फेरो रेजोनेंस इन वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वीटीज या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग फेरो रेजोनेंस होता क्या है और वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में ही इसका ज़्यादा फेरो रेजोनेंस के बारे में हम लोग सिर्फ वीटीज या सीवीटीज में ही क्यों सुनते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल सारे की सारे डिटेल समझेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले फ्रेंड्स हम लोग को फेरो रेजोनेंस को समझने के लिए हम लोग को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहले हम लोग रेजोनेंस समझ लेंगे फ्रेंड्स। रेजोनेंस सर्क्यूट कभी हो सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेजोनेंस तभी हो सकते हैं अगर आपका इंडक्टेंस है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत ही कॉमन है। कोई भी लोड में आप देखेगा तो उसमें आपको इंडक्टेंस का नेचर आपको दिख ही जाएगा, या आप मोटर का लोड ले लीजिए या ट्रांसफार्मर का लोड ले लीजिए, कोई भी लोड है इंडक्टेंस इज मैंडेटरी है। क्योंकि आपको इवन मोटर में आप देखेंगे तो फ्रेंड जो आपको बैक ईएमएफ जनरेट होते हैं, या नहीं है तो ट्रांसफार्मर में भी जो आपको बैक ईएमएफ जनरेट होते हैं फ्रेंड्स हमारा, दैट इज बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। द जो भी आपको वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं वो आपको इंडक्टेंस का वजह से ही हो रहे हैं। आप इसको आप एक मोटर का लोड भी आप समझ लीजिए, ये आपको केबल या इसका मोटर का रेसिस्टेंस होगा, और ये हमारा मोटर का बैक ईएमएफ होगा, और हमारा करंट जो जाता है दैट इज आपको इसका डिफरेंस का वजह से जो जाता है वही करंट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इवन आप ट्रांसफार्मर में भी देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होते हैं, वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस का वजह से ही जनरेट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा रेजोनेंस कब होते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारा आज की ज़माने, आज हम लोग कभी भी कोई भी इंडस्ट्रीज में देखेगा तो फ्रेंड्स आपको केबल्स बहुत ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे ट्रांसमिशन लाइन्स की जगह हम लोग को केबल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर रिलायबिलिटी के लिए। और इवन आपको केबल में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, फिर भी आपको रनिंग मेंटेनेंस कम है और रिलायबिलिटी ज़्यादा है, सोचकर हम लोग इंडस्ट्रीज में हर जगह आप लोग देखेगा तो केबल्स ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो केबल्स जैसे ही हर जगह यूज़ कर रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस है, एक्चुअली हमको नहीं चाहिए ये, एक्चुअली ये आता भी नहीं है, लेकिन आप लोग केबल्स इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिस्टम में कैपेसिटेंस बन रहे हैं। आपको ये रेसिस्टेंस तो मैं आपको बताया फ्रेंड्स हर एक इलेक्ट्रिकल लोड में, और इसका जो लाइंस में भी और रेसिस्टेंस होते हैं वो क्यूमुलेटिव लंप करके आप देखेगा तो ये आपका रेसिस्टेंस बनेगा। और इंडक्टेंस तो आपको बता ही दिया था, जो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं दैट इटसेल्फ इज द इंडक्टेंस, उसी का वजह से ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं। सो ये आपका कोई भी लोड पे जनरली ये तीनों कंपोनेंट आपको दिखेगा, डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगा फ्रेंड्स, ये तीनों कंपोनेंट ठीक है कोई भी लोड पे। सो अगर आप इसको देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें इस सर्क्यूट में क्या होता है हमारा, जो अगर आप इसमें आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर आप अप्लाई करेगा तो V माइनस वी आर माइनस वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये नेट वोल्टेज जो सर टोटल वोल्टेज आपका जीरो है, वी आर इज इक्वल टू करंट जो जाता है इसका आई इंटू आर है, माइनस इसका जो V है इसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस इसका जो वोल्टेज है फ्रेंड, इसको हम लोग प्रोपोर्शनली हम करेंगे तो इसका रिएक्टेंस फॉर्म में इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से एक्सएल है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से एक्सी है। ये दोनों ऑपोजिट में रहते हैं फ्रेंड्स, नेगेटिव पोलैरिटी में रहते हैं, इसीलिए हमारा माइनस जे इंटू आई एक्सएल माइनस ऑफ माइनस जे एक्सी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, प्लस जे आई एक्सएल इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, माइनस जे एक्सी हमारा कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका आप देखेगा तो आई इंटू आई कॉमन करेगा तो आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी है, ठीक है। इसमें जो आपको डोमिनेंट रहता है वो आपको आगे रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा आप देखेगा तो ये हमारा इंडक्टेंस जो ये हमारा ये हो जाएगा नेट नेट हमारा रिएक्टेंस है। सो हमारा इम्पीडेंस इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेसिस्टेंस प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी है,
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इम्पीडेंस हो गया, ठीक है। अभी रेजोनेंस क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा सिस्टम में, ठीक है, कभी भी आपको इस इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर सेम है, इक्वल हो गया, तब आपको क्या होगा, हमारा सिस्टम में प्योरली रेसिस्टेंस ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये रेसिस्टेंस हो गया तो आपको इनिशियली क्या होगा, आपको बहुत ही मेजर करंट ले लेगा, मतलब सिर्फ सिर्फ रेसिस्टेंस ही है। आपको पता ही है हमारा सिस्टम में रेसिस्टेंस बहुत ही कम है। इवन आप मोटर में देखेगा तो बैक ईएमएफ की वजह से इसका करंट लिमिट कर रहे हैं। अगर बैक ईएमएफ नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा करंट जाएगा। ऐसा आपको ट्रांसफार्मर में भी अगर आपको इनिशियली जो इंडक्स करंट जाता है वो भी क्यों जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ इनिशियली है ही नहीं है। इसकी वजह से ही हमेशा इंडक्टेंस है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ कॉज का वजह से ही जनरेट होते हैं। आपको जब तक करंट नहीं है तब तक आपको बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट करते, इसी वजह से आपको वहाँ इंडक्स करंट आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिस्टम में बिकॉज ऑफ इसका डैम्प्ड नेचर की वजह से आपको सिस्टम में रेजोनेंस जनरेट नहीं होते हैं जनरली। तो आप एक्चुअली देखेगा तो फ्रेंड्स वो कॉन्सेप्ट है आपको, तो कभी भी आपको इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इक्वल हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, आपको ओनली रेसिस्टेंस से बहुत ही कम रेसिस्टेंस है, उसकी वजह से बहुत ही हेवी करंट जाएगा। वही हमारा इसकी वजह से आपको सिस्टम में फेल हो सकते हैं फ्रेंड्स रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये कब होगा फ्रेंड्स, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब इक्वल होगा तब हमको होते हैं रेजोनेंस होते हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब इक्वल होगा फ्रेंड्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस का इक्वेशन है 2πfl है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 1/2πfc है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तब होगा फ्रेंड्स अगर आपका सिस्टम में इंडक्टेंस और रिएक्टेंस कांस्टेंट, आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो आप थियरेटिकल सर्क्यूट में भी आप लोग सर्क्यूट थ्योरी में भी हमेशा इसको एजम्पशन देते हैं आप लोग जनरली, रेसिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो आपको एक ही वेरिएबल कांस्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स, आपको फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपको एक्सएल इक्वल एक्सी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमारा एफ इक्वल टू 1/2 पे रूट एल सी है, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं फ्रेंड्स। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका 2πfl इक्वल टू 1/2πfc हो रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमारा सिस्टम में उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको रेजोनेंस होगा, उसमें आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों कैंसिल आउट होकर आपको नलिफाई हो जाएगा। हमारा सिस्टम में ओनली रेसिस्टिव कंपोनेंट रहेगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंडक्स करंट रहेगा और बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा रेजोनेंस का फीचर है। लेकिन आप अगर हमारा प्रैक्टिकल हमारा सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखेगा तो ये कभी हो सकते हैं क्या फ्रेंड्स, आपका फ्रीक्वेंसी है, जनरली आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इंडस्ट्री हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 54 के हिसाब से है, आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आपको ±5% है बस। इससे ज़्यादा आपको वेरिएशन होता ही नहीं है फ्रेंड्स मोस्टली। तो आपको फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, आप समझ ही सकते हैं हमारा सिस्टम में फ्रीक्वेंसी आपको ग्रिड वाइज कहीं पे भी आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही है। तो आपका इक्वेशन में ये फेल हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट है, तो आपको जो एक्सेल जहाँ पे पड़ा है वहीं पर ही होना चाहिए, एक्सी जो वैल्यू है वहीं पर ही पढ़ना चाहिए। तो हमारा सिस्टम नॉर्मल करने कभी कभी भी आपको रेजोनेंस तक आपको जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी इन केस आपको ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है फ्रेंड्स, अगर आपको इंडक्टेंस या नहीं है तो कैपेसिटेंस, अगर इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में किसी भी अगर वेरी हो रहे हैं तो तब भी ये आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपको 2πfl बिकम्स 2πfc 1/2πfc का इक्वल हो सकता है फ्रेंड्स, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है क्या, उसको आपको समझने के लिए फ्रेंड्स आपको पहले इंडक्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, इंडक्टेंस एक्चुअली हमारा सिस्टम पे वेरी होता है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग नॉन लीनियर इंडक्टेंस बोलते हैं। वो कब होते हैं और उसके बारे में आपको समझने के लिए फ्रेंड्स आपको इंडक्टेंस है, आपको एक्सएल इक्वल एक्सी, आपको अगर आपको इंडक्टेंस वेरी होने से भी हो सकते हैं या नहीं तो कैपेसिटेंस वेरी होने से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम में इंडक्टेंस वेरी होते हैं। वो क्यों होते हैं फ्रेंड्स, आपको समझने के लिए आपको इंडक्टेंस होता क्या है आपको एक बार ब्रीफली हम समझ लेंगे फ्रेंड्स।
ठीक है। आपको इंडक्टर क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमने इलेक्ट्रिकल कॉइल में अगर आपको ऐसा टर्न्स जैसा घुमा दिया तो इसमें आपको क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल में जैसे करंट जाते हैं उसकी वजह से जो फ्लक्स बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो फ्लक्स आपको बनते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको इंडक्टेंस आपको क्रिएट होते हैं सिस्टम पे। सो अगर आप इंडक्टेंस का इक्वेशन देखेगा तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट है फ्रेंड्स, N∅/I है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली एक वाइंडिंग ऐसे एयर कोर में, मतलब एयर कोर मतलब वाइंडिंग नॉर्मली एयर में ही घुमाया है, तब क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा करंट है, हमारा जो भी हमारा करंट की वजह से जो फ्लक्स बन रहे हैं, दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। आप करंट ऐसा आपको 100 एम्पियर पे आपको 100 वेबिनार आ रहा है, वेबर आ रहे हैं तो फ्रेंड्स, डब्ल्यू आ रहे हैं तो फ्लक्स है। अगर आपको 1000 करेगा तो ये भी 1000 वेब आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि एयर ही है। आपको करंट जितना ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी उतना ज़्यादा होगा, इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है। सो आपको एयर कोर, जहाँ आपको एयर कोर इंडक्टर या नहीं तो एयर कोर वाइंडिंग है, वहाँ आपको फ्लक्स है, मतलब प्रोपोर्शनल टू करंट है फॉर इनफाइनाइट पीरियड के लिए। आपको कितना भी वैल्यू ऑफ करंट है उसमें आपको जो फ्लक्स बनेगा दैट इज प्रोपोर्शनल, इट इज लीनियर इक्वेशन है फ्रेंड्स। सो आप देखेगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इंटू आई है। सो आप इसी को ही अगर फ्लक्स का जगह आप डालेगा तो एल इक्वल टू एन इंटू फ्लक्स का जगह के आई डिवाइडेड बाई आई है। सो एल इक्वल टू के इंटू एन है फ्रेंड्स। सो एल इज इक्वल टू के इंटू एन है, इसमें के इज कांस्टेंट है और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी कांस्टेंट है। सो आपका सिस्टम में जो इसका इंडक्टेंस है दैट इज कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स लीनियर इंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू ये कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ करंट है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लीनियर इंडक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन हम प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो कभी भी लीनियर इंडक्टर हम लोग कहीं पे यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग इंडक्टर को कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, आप इवन ट्रांसफार्मर में देख लीजिए, मोटर में देखिए, कहीं पे भी आप देख लीजिए, आप कोर पे ही इसका वाइंडिंग घूमते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो एक आयरन कोर होगा, जैसे ट्रांसफार्मर का केस देख लीजिए, किसी भी नॉर्मल इंडक्टर भी देख लीजिए, एक आयरन कोर लेंगे हम, इसके ऊपर ही हम लोग वाइंडिंग घूम देंगे, सो दैट आपको जो फ्लक्स है दैट फ्लक्स पाथ को आप कन्फाइंड कर दिया था, ठीक है। अगर आपको फ्लक्स पाथ को कन्फाइंड कर दिया, फ्लक्स को आपको सिर्फ आयरन कोर में ही जाना है, आपको बाहर नहीं जाना है। बाहर कोई भी फ्लक्स आपको एयर में जाता है उसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। सो जनरली आपका इसका आयरन कोर का इसका परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स है आपको 99% फ्लक्स है आपको आयरन कोर में ही जाने के लिए ट्राई करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो अदर देन आयरन कोर में जो भी फ्लक्स जाते हैं दैट इटसेल्फ इज ए लीकेज फ्लक्स, मतलब यूजलेस फ्लक्स है, आपको कोई काम की नहीं है फ्लक्स का। तो आपको जो भी काम हो रहा है वो आपको इस आयरन कोर में जो आपका फ्लक्स है उसी की वजह से होगा, लेकिन 99% फ्लक्स आपको आयरन कोर में ही रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स आपको आयरन कोर में ही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ आपको आयरन कोर में, आयरन कोर इज लिमिटेड बाय आयरन कोर का इसका जो एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका आयरन कोर का इसका लेंथ है एलएम, मैग्नेटिक कोर लेंथ, और इसका एरिया पे डिपेंड करते हैं इसका अंदर जो डाइपोल्स है, कितना नंबर ऑफ डाइपोल्स होगा। यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, आपको इवन आपको करंट ट्रांसफार्मर का सैचुरेशन के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको क्लियरली इसका करंट वर्सेस इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स और इसका जो डाइपोल्स और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बीएच कर्व के बारे में क्लियरली उस वो वीडियो में हमने बताया फ्रेंड्स, फिजिकली हम लोग बताया था। अगर उस वीडियो आप मिस कर दिया तो उसको देख लीजिए, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में इसके बारे में। सो आपका जो कभी भी आपको करंट जाता है उसकी वजह से हमारा फ्लक्स बनते हैं फ्रेंड्स। वो फ्लक्स बेसिकली हमारा डाइपोल्स एक ओरिएंटेशन में आने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर आपको सारे के सारे डाइपोल्स एक ओरिएंटेशन में आ गया तो इसकी मतलब है ये कोर हमारा सैचुरेट हो गया, इसके बाद ये कोर कैन नॉट होल्ड एनी मोर फ्लक्स है फ्रेंड्स, ठीक है। आप सिंपली एक देख लीजिए, एक पाइप, वाटर पाइप देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको वाटर पाइप का डायामीटर और इसका लेंथ फिक्स है तो इसके अंदर जाने का
पानी है, मैक्सिमम एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसका कैपेसिटी है, इसके ऊपर आपको पानी जा ही नहीं सकते हैं, राइट। ऐसे ही आपको इस मैग्नेटिक कोर आपको ऐसा बना दिया, इसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जा ही नहीं सकते, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन बोलते हैं। इसके ऊपर आपको फ्लक्स आपको एक वेबर भी जाएगा नहीं, मतलब बढ़ेगा नहीं है एक वेबर भी। सो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स सैचुरेशन है। सो इस पर्टिकुलर आयरन कोर में आपको क्या हो रहे हैं, आपको सेम इक्वेशन है, L इक्वल टू एन फाइव बाई आई है, लेकिन यहाँ फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इंटू एरिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको एरिया लिमिटेड है, तो आपको फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट है, करंट की प्रोपोर्शनली फ्लक्स बनेगा ओनली अप टू सैचुरेशन पॉइंट तक है इसका। अगर इसका सारे डाइपोल्स अगर एक ओरिएंटेशन में आ गए तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन है। इसके बाद आपको फ्लक्स इज नो मोर प्रोपोर्शनल टू करंट है, करंट का प्रोपोर्शनल होगा ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग L इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए बाई ए आइए फ्रेंड्स। सो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, तो आप अगर इसमें रिप्लेस कर दिया तो L इज इक्वल टू एन बी ए बाई आई है। सो आपको इस पर्टिकुलर आयरन कोर का इंडक्टर में आपको क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपको इंडक्टेंस वैल्यू ये इज डिपेंडेंट ऑन करंट वैल्यू, क्योंकि आपको इंडक्टेंस वैल्यू ये पहले क्या हो रहा है, आपको फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल कंडीशंस में ये प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ आपको एक कंडीशन आ गया अप टू सैचुरेशन तक ये, इसके बाद आपको फ्लक्स से कांस्टेंट हो गया, इसके बाद ओनली करंट चेंज होने से आपको इंडक्टेंस वैल्यू भी चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो L इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फ्लक्स कांस्टेंट है, इसके बाद आपको करंट इसका ऊपर अगर जा रहे हैं तो आपको इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स नॉन लीनियर इंडक्टर बोलते हैं। जिस इंडक्टर को अगर करंट चेंज होने से इसका वैल्यू चेंज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर इंडक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हमारा सर्क्यूट में इसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड्स, तो अभी हमको हमारा आयरन कोर ले लिया हमने, इसका हम अगर आपको जितना भी हमारे इक्विपमेंट से कोर रहते हैं, अगर उसमें आप देखेगा तो इसमें आप अगर आयरन कोर ले लेगा तो उसमें आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी ए टू पाई एफ एल इक्वल टू वन बाई टू पाई एफ सी हो सकते हैं। अगर इसका इंडक्टेंस है, इसका इंडक्टेंस वैल्यू है, करंट का चेंज बेस पे अगर चेंज हो रहा है तो हमारा सिस्टम पे करंट है वेरियस पॉइंट से बेस्ड ऑन लोड है, फॉल्ट का वजह से या नहीं तो इंडस का वजह से कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपको इंडक्टेंस वैल्यू ऐसा हो जाएगा, हमारा सिस्टम रिएक्टेंस के साथ इक्वल हो जाएगा, और इस इक्वेशन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट पे इस इक्वेशन आपको वैलिड हो सकते हैं, और उसमें आपको रिजोनेंस क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग जो नॉन लीनियर इंडक्टर है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग बोलते हैं जो रेजोनेंस क्रिएट हो रहे हैं उसको हम लोग नॉन लीनियर इंडक्टर कब क्रिएट हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपको जहाँ आपको आयरन कोर यूज कर रहे हैं उसको हम लोग वहाँ आपको रेजोनेंस क्रिएट हो रहे हैं। सो इसको हम लोग फेर्रो रेजोनेंस बोलते हैं। फेर्रो इज मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको आयरन है, आयरन को आप लोग फेर्रो भी बोलते हैं आयरन को। सो फेर्रो मतलब आयरन कोर है, जो आपको आयरन कोर का वजह से जो रेजोनेंस क्रिएट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फेर्रो रेजोनेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। सो फेर्रो रेजोनेंस क्रिएट होने के लिए आपको चार कंडीशन मीट होना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको नॉन लीनियर इंडक्टेंस चाहिए, आपको फेर्रो रेजोनेंस के लिए। नॉन लीनियर रेजोनेंस मतलब जहाँ नॉन लीनियर इंडक्टेंस मतलब जहाँ आपको आयरन कोर रहते हैं वहाँ आपको फेर्रो मतलब आपको आयरन कोर जहाँ यूज कर रहे हैं आपको वहाँ नॉन लीनियर इंडक्टेंस होगा। और इसकी साथ साथ सिर्फ वो होने से आपको कभी नहीं बनेगा, इसके साथ साथ अगर आपको कैपेसिटेंस भी होना चाहिए, मतलब आपको केबल या नहीं है तो कोई लीकेज कैपेसिटेंस आपको सिस्टम में कहीं पे कैपेसिटेंस तो होना चाहिए। ओनली नॉन लीनियर इंडक्टेंस की वजह से ये आपको इक्वेशन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। आपको रेजोनेंस कभी नहीं बनेगा। आपको अगर सिस्टम में कैपेसिटेंस है तब भी ये पॉसिबल है। इसके बाद भी आपको सिस्टम में वोल्टेज सोर्स तो मैंडेटरी है फ्रेंड्स। एक्चुअली रेजोनेंस क्या होता है फ्रेंड्स, रेजोनेंस में हमारा इंडक्टेंस क्या होता है, हमारा इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो एनर्जी कैपेसिटेंस को नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर करते हैं, उसकी नेक्स्ट साइकिल में कैपेसिटर जो स्टोर कर रहे हैं वो एनर्जी इंडक्टेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी है,
अगर बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहे हैं, लॉस नहीं हो रहे हैं और उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इंडक्टेंस कितना एनर्जी स्टोर किया, सेम एनर्जी अगर कैपेसिटेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपेसिटेंस स्टोर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट साइकिल में उतना ही एनर्जी इंडक्टेंस को भी स्टोर कर रहे हैं। तो यही आपको क्यूमुलेटिवली होता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस है, क्योंकि हमारा कंटिन्यूसली विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी है, ये कंटिन्यूसली हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूसली हो रहा है तो उसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और उसको होने के लिए इनिशियली आपको वोल्टेज सोर्स तो चाहिए ही चाहिए। वोल्टेज सोर्स नहीं है तो आपको ये ट्रांसफर है, ये आपको फिनोमेना होगा ही नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर है, वो आपको होगा ही नहीं है फ्रेंड्स। आपको इनिशियल वोल्टेज ही नहीं है तो आपको वोल्टेज सोर्स भी जरूरी है। इसके बाद रेजोनेंस तभी होगा फ्रेंड्स अगर आपका इसका सर्क्यूट है, मैं आपको टैंक सर्क्यूट जैसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप इसमें अगर एल और सी तो है, इसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहे हैं, और उसमें एनर्जी ट्रांसफर है मतलब अनबाउंडेड टाइम के लिए होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इस एलसी में आपको मिनिमम लोड यानी ये तो मिनिमम रेसिस्टेंस होना चाहिए। जो एलसी के बीच में जो ट्रांसफर है वो आपको मिनिमम लोड या मिनिमम रेसिस्टेंस होना चाहिए, तभी आपको एलसी में आपको अनबाउंडेड टाइम के लिए होगा, उसी को हम लोग रेजोनेंस बोल रहे हैं। सो ये अगर आप देखेगा तो ये सारे की सारे फीचर हैं, जहाँ आपको होगा वहाँ आपको ये कंडीशन आपको हो सकते हैं, फेर्रो रेजोनेंस हो सकते हैं। इसमें ये चारों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर आपको नहीं होगा है तो आपको फेर्रो रेजोनेंस कभी क्रिएट नहीं हो सकते फ्रेंड्स, ठीक है। तो फेर्रो रेजोनेंस के लिए चारों कंडीशन जनरली आपको कहाँ होगा फ्रेंड्स, आप देखिएगा तो लेस लोड या लो लॉसेस आपको कम लोड कहाँ होगा फ्रेंड्स, जनरली आपको वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स में इसका करंट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आपको वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स में इसका जो एरर जो बनता है रेशियो और फेज एंगल एरर दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन बर्डन है। तो उसको बर्डन या नहीं है तो इसका वीए कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसका जो बर्डन बढ़ता है तो इसका एरर भी बढ़ता है। इसी वजह से उसमें आपको लोड बहुत ही कम रिस्ट्रिक्ट करते हैं आप, सो दैट एरर इसका कम लिमिट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका वीए कैपेसिटी बहुत कम रहता है, सो लो लोड बहुत ही कम लोड रहते हैं। तो उस एप्लीकेशंस में आपको अगर रेजोनेंस हुआ है तो वो अनबाउंडेड टाइम के लिए वो होता ही रहते हैं। तो इसीलिए आपको फेर्रो रेजोनेंस हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप हमेशा कब आप वोल्टेज ट्रांसफार्मर या नहीं है तो कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में ही ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि आपको वहाँ आपको बर्डन या नहीं तो लोड है बहुत ही कम है और उसमें लॉसेस भी बहुत ही कम है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको नॉन लीनियर इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस है, वोल्टेज सोर्स हो गया और लॉसेस हो गया। लेकिन नॉन लीनियर इंडक्टेंस है, इवन आयरन कोर में भी आपको नॉन लीनियर इंडक्टेंस है। आपको आयरन कोर में भी आपको नॉमिनल करंट पे नॉर्मल कंडीशन पे इसका करंट का प्रोपोर्शनल इसका फ्लक्स बनेगा, सो इंडक्टेंस लीनियर ही रहेगा। आपको नॉन लीनियर कब होगा फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी सिस्टम में आपको फॉल्ट हुआ, ठीक है, तब आपको क्या होगा, आपको वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा। जैसे वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा तो उसमें आपको अगर करंट बढ़ते हैं नॉर्मली आपको ट्रांसफॉर्मर्स में भी आप देख रही है तो जहाँ आपको करंट बहुत ही फॉल्ट करंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपको क्या होगा, इसमें करंट बढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का बाद इस करंट का वजह से फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स इसका ऊपर नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसका प्रोपोर्शनली इंडक्टेंस हमारा क्या होगा, इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगा हमारा, एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई है। जैसे करंट बढ़ते हैं तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, सो इंडक्टेंस कम हो जाएगा तो हमारा सिस्टम में कैपेसिटेंस ऑलरेडी कम है, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट का बाद है ये कंडीशन आपको मीट कर सकते हैं, उसी को ही हम लोग फेर्रो रेजोनेंस बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल कंडीशन पे या नहीं है तो आप सीवीटी या वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कभी भी फॉल्ट हुआ इसके अंदर भी, तब आपको क्या होगा, अगर इंटरटन शॉर्ट हो गया नहीं है तो फॉल्ट हुआ है तो तब भी आपको क्या होगा, करंट ज़्यादा ले लेगा, इसमें आपको फ्लक्स का ऊपर जाएगा, तो आपको इंडक्टेंस वैल्यू आपको कम हो जाएगा, उसकी वजह से एक्सएल इक्वल टू एक्सी ए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकते हैं। सो उस केस में आपको फेरो रेजोनेंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर या कैपेसिटर ट्रांसफार्मर में ज़्यादा ही है, क्योंकि हर एक फॉल्ट कंडीशन पे आपको सिस्टम में भी कभी फॉल्ट होगा या नहीं है तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में भी खुद कभी फॉल्ट होगा है तो ये क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, आपको हो सकते हैं फेरो रेजोनेंस। तो आपको फेर्रो रेजोनेंस को आपको अ, अगर आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है तो आपको क्या करना है, आपको
ऐसा इंश्योर करना है हमारा सिस्टम में, आपको करंट बढ़ने से भी आपको अगर इसमें कैपेसिटेंस को आप नलीफाई कर देगा सिस्टम में, तब आपको फेरो रेजोनेंस मतलब नलीफाई हो सकते हैं, सिस्टम में कोई नहीं मतलब जनरेट ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप हमारा सिस्टम में इतना ज़्यादा केबल्स यूज़ कर रहे हैं और कैपेसिटेंस लीकेज कैपेसिटेंस कहीं ना कहीं पे तो आपको बनता ही है। तो आपको कैपेसिटेंस से एक नॉमिनल फैक्टर तो हो सकता है कैपेसिटेंस, इसकी वजह से आपको सिस्टम में फेरो रेजोनेंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको कभी भी आपको फॉल्ट होता है तब आपको फेरो रेजोनेंस क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए कभी भी आपको फेरो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको आप नलीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे नलीफाई कर सकते हैं, ये आपको एक कंडीशन, आपको लो लोड है, अगर आप इसमें लोड ही ऐसा बढ़ाएंगे, आपको हमेशा लोड हाई ही रखेगा, तो ये फेरो रेजोनेंस कभी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर लोड ज़्यादा है तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप कभी भी देखेगा तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर एक्शन में आपको सैचुरेशन होने के लिए, अगर ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, इवन सेकेंडरी सर्किट में भी कभी फॉल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में या सेकेंडरी सर्किट, इसके बाद अगर थ्रू फॉल्ट करंट जा रहे हैं तो अगर प्राइमरी फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी का वजह से जो भी लोड हो रहे हैं उसमें प्राइमरी में आपको काउंटर फ्लक्स क्रिएट होगा, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आपको सेकेंडरी पे लोड रहेगा तो काउंटर फ्लक्स की वजह से कैंसिल आउट हो ही जाते हैं। और दूसरे आपको इसमें आपको देखा था जो एलसी का, अगर इसका एनर्जी है, अगर आप इसको ख़त्म करेगा, इसको लॉस के थ्रू आप अगर आपको ख़त्म करेगा तो क्या होगा, तब भी इसको आप डैम्प आउट करा सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन को, धीरे 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 इसको डैम्प आउट करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही फंडा से हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग एक डैम्पिंग रेजिस्टर यूज़ करते हैं। आपको दो स्कीम है, एक स्कीम में हम लोग ओपन डेल्टा हमारा जहाँ आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसमें आपको एक टर्शियरी वाइंडिंग दे देंगे। उस टर्शियरी वाइंडिंग में आप लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ओपन डेल्टा कनेक्शन है, तीनों फेज का वोल्टेज को सम करके हम लोग डैम्पिंग रेसिस्टर लगा देंगे, या नहीं तो डैम्पिंग इंडक्ट डैम्पिंग इम्पीडेंस लगा देंगे फ्रेंड्स। तब क्या होगा, मैं आपको बताया था आपको फेरो रेजोनेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कब होगा फ्रेंड्स, आपको कभी भी सिस्टम में फॉल्ट होगा, आपको कभी भी फॉल्ट हुआ है तो तब भी हो सकते हैं। तो कभी भी सिस्टम में फॉल्ट हो गया तो ऑब्वियसली आपको वोल्टेज का जो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी जीरो नहीं हो सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आप सडनली इस वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे आपको प्राइमरी में लोडिंग बनाएगा, सेकेंडरी में क्योंकि रेसिस्टेंस आ गया है, नॉर्मल कंडीशन पे क्या होगा, आपको वी ए वी बी वी सी तीनों समेशन जीरो है तो इसमें आपको कभी भी लोड नहीं आएगा। तो आपको वी टी में इसमें लोड भी नहीं होगा, इसकी वजह से आपको वी टी में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन पे इसका एरर भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपको वी टी में आपको कंटिन्यूसली आप तो रेसिस्टेंस नहीं लगा सकते फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली लगाएगा तो क्या होगा, हमारा वी टी में एरर बढ़ जाएगा, और आपको एरर बढ़ गया तो आपको वी टी का पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसा कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको नॉर्मल कंडीशन पे इसकी वजह से इफेक्ट ही नहीं है, लेकिन कभी भी फॉल्ट होता है तो उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जो लो लोड करंट की वजह से ही हमको फेरो रेजोनेंस हो रहे हैं। और वो लो लोड करंट है या लो लो लॉस, यानी ये तो बिल्कुल नो लॉस है, उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, एकदम इसका डैम्पिंग रेसिस्टर लगा के जितना भी हमारा इसका एनर्जी जो बन रहे हैं उसको डैम्प आउट कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस रेसिस्टेंस के थ्रू हम लोग जो भी फेरो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है उसका डैम्प आउट करेंगे हम इस रेसिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे इसका इम्पैक्ट ही नहीं होते हैं। ये आपको मैं पहले एक वीडियो में भी बनाया फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग में, यहाँ आप देखेगा तो हमारा स्कीम में ये क्या किया फ्रेंड्स, हर एक पीटी में 3 कोर लिया, ठीक है। प्राइम फर्स्ट कोर है हमारा प्रोटेक्शन पीटी के लिए, सेकंड कोर है फ्रेंड्स हमारा ये देख लीजिए, आपको फर्स्ट पीटी कोर है वो आपको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया था। सेकंड पीटी कोर है फ्रेंड्स हमारा मीटरिंग सर्किट के लिए यूज़ किया था, मीटरिंग पीटी कोर है। और थर्ड पीटी है आपको क्या क्यों यूज़ किया था, थर्ड पीटी का आपको ओपन डेल्टा कनेक्शन में दोनों सीरीज में बना के आप एक डैम्पिंग रेसिस्टर लगा के आपको डैम्प आउट कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा आपको यूज़ कर सकते हैं आप, इसकी वजह से आपको कभी भी नॉर्मल कंडीशन पे इसमें आपको बिल्कुल करंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों फेज का वोल्टेज समेशन जीरो है, बैलेंस्ड वोल्टेज है। तो आपको इस वीटी में बर्डन भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको जो आपको प्रोटेक्शन और मीटरिंग की वजह से जो बर्डन है वही बर्डन रहेगा फ्रेंड्स हमारा, जैसे यहाँ दिया था 50 वी का बर्डन है, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई भी बर्डन नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी भी सिस्टम में फॉल्ट हो गया तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज का सिमेट्री मिस हो जाएगा, वोल्टेज में अनबैलेंस हो जाएगा, उसमें आपको ये पीटी को लोडिंग कर देगा, सो दैट ये फेरो रेजोनेंस को डैम्प आउट कर देगा,
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक सर्क्यूट है। दूसरा है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अगर आपको फेरो रेजोनेंस डिटेक्ट करके, अगर आपको जनरली है फ्रेंड्स पीटी में, अगर आपको कंटिन्यूसली कुछ रेसिस्टर या नहीं तो लोड है, हमेशा इसमें अगर आप रखेगा तो ये कभी भी आपको फेरो रेजोनेंस में ये क्या होगा, ये आपको जल्दी डैम्प आउट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप हमेशा आप लोड तो नहीं रख सकते हैं, मैं आपको बताया था, क्योंकि हमेशा लोड रखेगा तो इसका रेसिस्टेंस या नहीं है तो इस अगर इवन आपको ये भी है फ्रेंड्स, आपको मैं बताया था, इसके लिए आपको डेडिकेटेड आपको टर्शियरी वाइंडिंग चाहिए आपको, क्योंकि आपको ओपन डेल्टा कनेक्शन तो आपको नहीं रख सकते। हमारा पीटी का मेन पर्पज है आपको मीटरिंग के लिए या नहीं तो प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको सेपरेट वाइंडिंग चाहिए, इसमें आपको एडिशनल कॉस्ट है, लेकिन जहाँ आपको ऑलरेडी पीटी है जो आ रहे हैं, ओनली प्रोटेक्शन पीटी है, नहीं तो मीटरिंग पीटी है, एक ही पर्पज के लिए आ रहे हैं, इसमें मल्टी कोर नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको एक रेसिस्टर लगाएंगे उसको। लेकिन रेसिस्टर लगाने से क्या होगा, ये आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हमेशा इसका बर्डन बढ़ाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए, बर्डन बढ़ेगा तो आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर में एरर बढ़ेगा, इट इज़ अनडिजायरेबल है। तो ऐसा हम एक सर्क्यूट बनाएंगे फ्रेंड्स, इसमें कभी भी फेरो रेजोनेंस क्रिएट होगा। फेरो रेजोनेंस कब क्रिएट होगा फ्रेंड्स, जैसा फॉल्ट कंडीशन है। तो कभी भी फॉल्ट कंडीशन में वो क्या करेगा, सिंपली इस पीटी का ऊपर लोडिंग बढ़ाएगा। जैसे ही फॉल्ट रिस्टोर हो जाएगा तो फिर से नॉर्मल इसका जो ऊपर बर्डन है वही आएगा फ्रेंड्स। ऐसा ही एक सर्क्यूट हम लोग फेरो रेजोनेंस को डिटेक्ट करके इसका लोड चेंज कर रहे हैं तो तब भी हम लोग इसको डैम्प आउट करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग का स्कीम में मैं आपको बताया फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, ये एक हमारा वोल्टेज को हम लोग फॉल्ट का कंडीशन पे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को हम लोग मॉनिटर करेंगे। कभी भी वोल्टेज 95% से नीचे आएगा तो क्या करेंगे, हम लोग एक कॉन्टैक्टर को पिक करेंगे और उस कॉन्टैक्टर का थ्रू हम लोग ये जो पीटी को ऊपर हमने ये बर्डन रेसिस्टर है या हमने ये तो हमारा जो लोडिंग रेसिस्टर है, डैम्पिंग लोड रेसिस्टर को हम लोग लगाएंगे, वो लाइन में आ जाएगा और उसकी वजह से हमारा पीटी में लोड है मेंटेन हो जाएगा। ये हम लोग डैम्पिंग रेसिस्टर भी हम लोग उस वीडियो में बताया था, 50% ऑफ इसका एक्चुअल लोड है वो बर्डन है, उसके हिसाब से हम लोग रखेंगे और इसका जो पीटी में मिनिमम करंट ये हो जाएगा, इसकी वजह से जो अगर फेरो रेजिस्टेंस बनेगा तो वो आपको डैम्प आउट कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा फेरो रेजिस्टेंस को ऐसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है नहीं है तो कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।